Welcome again young learners to this part of the video of National Income and Related Aggregates। हम लोगों ने पिछले दो वीडियोस में Related Aggregates और National Income से रिलेटेड कुछ टर्म्स पढ़ी थी, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, लीकेजेस एंड इंजेक्शंस, स्टॉक एंड फ्लो। आज हम करेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स दैट विल बी हेल्पफुल फॉर अस इन द नेशनल इनकम चैप्टर। जो हमारा नेशनल इनकम का चैप्टर है उसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें हेल्पफुल होंगे। तो आज हम उन चैप्टर्स के बारे में, उन टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। देयर आर सर्टेन काइंड्स ऑफ गुड्स दैट आर कंज्यूम्ड बाय अस। हम जो कंजम्पशन करते हैं वो अलग अलग तरीके के गुड्स होते हैं। तो बेस्ड ऑन दैट देयर इज द क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, और उसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स है। फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू द कंजम्पशन, दैट इज फाइनल गुड्स एंड द इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं दैट आर रेडी फॉर इट्स फाइनल यूजर्स टू बी कंज्यूम्ड और फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस। ये वो गुड्स होते हैं जो कि कंज्यूमर्स के लिए रेडी होते हैं, अपनी प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर चुके होते हैं। ध्यान रखिएगा, यदि आपके पास डिफरेंस आता है फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स का, तो हमें ये लाइन ज़रूर लिखनी है दैट द फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। वो गुड्स होते हैं जिन्होंने बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर लिया है एंड आर रेडी फॉर द यूज ऑफ बाय इट्स फाइनल यूजर्स और इन्वेस्टर्स, और अपने इन्वेस्टर्स या फाइनल यूजर्स के द्वारा यूज किए जाने के लिए रेडी हैं। बेसिकली फाइनल गुड्स दो तरीके के होते हैं। दीज गुड्स आर फाइनल कंजम्पशन एंड फाइनल इन्वेस्टमेंट। फाइनल कंजम्पशन गुड्स आर दोज गुड्स विच आर टू बी कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर्स। ये वो गुड्स होते हैं जिन्हें कंज्यूमर्स कंज्यूम करते हैं, जैसे ब्रेड, एग्स, other things, cars, TV. These are the final goods that are used by the consumers. The final investment goods are the producer goods that are to be utilized by the producers, or that are to be utilized by the producers in the process of production. Supposingly machines, equipments, these are called the final इन्वेस्टमेंट गुड्स। ये वो गुड्स हैं जिन्हें प्रोड्यूसर अपने इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज करता है। तो फाइनल गुड्स को हम फर्दर टू पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। फाइनल कंजम्पशन फाइनल कंजम्पशन गुड्स दैट आर रेडी फॉर द कंज्यूमर्स और द हाउस होल्ड। सपोजिंगली आई हैव गिवन यू द एग्जाम्पल्स, ब्रेड, टीवी, कार्स एक्सेट्रा। जबकि फाइनल इन्वेस्टमेंट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिन्हें प्रोड्यूसर्स यूटिलाइज करता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। फाइनल इन्वेस्टमेंट में हम लोग इंक्लूड करते हैं इन्वेस्टमेंट ऑन मशीन्स, इन्वेस्टमेंट ऑन इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा। फिर हमारे पास आते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स हैं दैट आर विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, जो या तो विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि अभी उसमें वैल्यूज को ऐड करना बाकी है, अभी उसमें प्रोडक्शन करना बाकी है, या फिर वो गुड्स जो कि रीसेल के लिए प्रोड्यूसर परचेज कर रहा है। तो इंटरमीडिएट गुड्स के फर्दर दो टाइप्स होते हैं। दीज आर ईदर फॉर फर्दर प्रोडक्शन और फॉर रीसेल, यानी कि फर्दर प्रोडक्शन के लिए, यानी कि ये वो गुड्स हैं जिनमें अभी वैल्यूज़ का ऐड किया जाना बाकी है, या फिर वो गुड्स जिन्हें रीसेल पर्पस के लिए खरीदा जाता है। सपोजिंगली यदि मैं बीइंग अ कंज्यूमर कार को खरीदती हूँ तो ये बन जाता है हमारा फाइनल गुड, बिकॉज इट इज़ द फाइनल कंजम्पशन गुड। लेकिन सपोजिंगली वही कार कोई एजेंसी वाला खरीद रहा है टू रीसेल इट टू द फाइनल कंज्यूमर, तो वो कौन सा गुड बन जाएगा? इंटरमीडिएट गुड बन जाएगा। तो द डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड एंड द इंटरमीडिएट गुड इज फाइनल गुड इज रेडी फॉर द कंजम्पशन बाय इट्स फाइनल यूजर्स, जबकि इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनमें या तो अभी वैल्यूज को ऐड करना बाकी है, यानी कि अभी वो प्रोडक्शन उनका पूरा नहीं हुआ है, द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन हैज टू बी एडेड, या फिर इन्हें रीसेल के लिए परचेज किया जाता है, वो भी क्या कहलाएंगे? इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएंगे। फिर हमारे पास आते हैं कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स। तो कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स हैं जो कि कंज्यूमर, नाम से पता चल रहा है, जिन्हें कंज्यूमर्स कंज्यूम कर रहे हैं। कंज्यूमर गुड्स को हम फर्दर चार पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: ड्यूरेबल,
सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल एंड सर्विसेज, जबकि प्रोड्यूसर गुड्स आर दी इंटरमीडिएट गुड्स एंड दी फाइनल गुड्स। तो सबसे पहले हम करेंगे कंज्यूमर गुड्स के बारे में। कंज्यूमर गुड्स का फर्स्ट क्लासिफिकेशन है ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिन्हें लंबे समय तक, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंज्यूम किया जा सकता है, जैसे कार्स, टीवी, ये वो कंज्यूमर गुड्स हैं जिन्हें एक लंबे समय तक कंज्यूम किया जा सकता है। सो द ड्यूरेबल गुड्स आर द गुड्स विच कुड बी कंज्यूम्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जबकि सेमी ड्यूरेबल गुड्स आर दोज कंज्यूमर गुड्स, ये वो कंज्यूमर गुड्स हैं जिन्हें लंबे समय तक नहीं पर कुछ समय तक कंज्यूम किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल क्लोथ्स, मोबाइल्स एटसेट्रा, ये वो कंज्यूमर गुड्स हैं, दोज कुड बी यूटिलाइज्ड फॉर अ लेसर पीरियड ऑफ टाइम देन दैट टू द ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिन्हें केवल एक ही बार कंज्यूम किया जा सकता है। दैट मीन्स दीज आर कंज्यूम्ड इन द सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन। सपोजिंगली ब्रेड, एक बार ब्रेड को कंज्यूम कर लिया, नाउ इट कैन नॉट बी कंज्यूम्ड अगेन सिंस इट हैज बीन ईटन, क्योंकि अब उसको खा लिया गया है। तो नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिन्हें सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन में खत्म कर दिया जाता है, जबकि सर्विसेज आर हाईली पेरिशेबल इन नेचर। हाईली पेरिशेबल का मतलब क्या है? जिसका प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों साइमल्टेनियस होता है, यानी कि यदि हमें सर्विसेज सामने वाला दे रहा है तो हम उसे हाथों हाथ क्या कर रहे हैं? कंज्यूम कर रहे हैं। तो सर्विसेज आर दोज consumer goods which are highly perishable in nature, that is the consumption and production activities are done simultaneously। तो ये हमारी होती है services। तो based on that we have 4 categories of consumer goods: durable, that could be used over a longer period of time; semi durable, those goods that could be used for a lesser period of time; non durable are those goods which are consumed in a single act of production, bread, milk, eggs, etc. and services, the highly perishable consumer goods, the production and consumption of which are done simultaneously। फिर आपके पास आते हैं प्रोड्यूसर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स होते हैं दैट आर यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, जिसे प्रोड्यूसर यूज कर रहा है किस में? प्रोडक्शन प्रोसेस में। इसके हमारे पास 2 टाइप्स हैं, इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं, वो प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं जो सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन में खत्म हो जाते हैं, जैसे रॉ मटेरियल, एक बार आपने यूटिलाइज कर लिया, एक बार प्रोड्यूसर ने उसको यूटिलाइज कर लिया तो उसकी ओरिजिनल सिग्निफिकेंस खत्म हो जाएगी, उसका ओरिजिनल फिजिकल एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल हम इसके अंदर ले सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी भी क्या है? इंटरमीडिएट गुड है, क्योंकि वंस इट इज कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड अगेन। जितनी यूनिट पहले कंज्यूम हो चुकी हैं, अब उन यूनिट्स को वापस लाके क्या नहीं किया जा सकता? कंज्यूम नहीं किया जा सकता, और इसीलिए ये क्या कहलाएंगी? इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएंगी। सो द इंटरमीडिएट गुड्स, द इंटरमीडिएट प्रोड्यूसर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड अप इन द सिंगल एक्ट ऑफ प्रोडक्शन, जबकि फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं दोज कुड बी यूटिलाइज्ड अगेन एंड अगेन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, जिनको प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में बार बार यूटिलाइज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मशीन्स, मशीनरी को हम जानते हैं प्रोड्यूसर जो मशीन है उसे बार बार यूज में लेता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। द लैंड एंड बिल्डिंग, जो बिल्डिंग्स हैं, फिक्सचर्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, इन चीज़ों को भी प्रोड्यूसर अगेन एंड अगेन क्या लेता है? यूज में लेता है। तो वो कौन से गुड्स हो जाएंगे? फाइनल गुड्स हो जाएंगे। हम ये क्लासिफिकेशन क्यों कर रहे हैं? सो एज टू अंडरस्टैंड, ताकि हमें ये पता चल जाए कि हम फाइनल कंज्यूमर गुड्स और केवल फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स को ही नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में लेते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर इज ओनली फाइनल कंज्यूमर गुड्स एंड फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स आर टेकन इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, यानी कि नेशनल इनकम को एस्टिमेट करते समय हम केवल इन्हीं 2 गुड्स को कैलकुलेट करते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स को कैलकुलेट नहीं किया जाता या इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं किया जाता जब नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
नेक्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमारे पास आता है वो आता है इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। हम जानते हैं कि इंडस्ट्रीज वो प्रोड्यूसिंग यूनिट्स होती हैं जो बेसिकली रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में प्रोड्यूस करती हैं, या एट टाइम्स दीज आर द रॉ मटेरियल प्रोड्यूसिंग यूनिट्स ऑल्सो। तो बेसिकली यदि हम देखें तो टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज की बात करें, देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। यदि ब्रॉडली क्लासिफाई किया जाए तो हम देखेंगे 3 तरीके की इंडस्ट्रीज होती हैं। ये इंडस्ट्रीज हैं प्राइमरी सेक्टर इंडस्ट्रीज, सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड टर्शरी सेक्टर इंडस्ट्रीज। 3 तरीके से हम इन्हें क्लासिफाई करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी इंडस्ट्रीज। प्राइमरी इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो नेचर से अपना प्रोडक्शन करती हैं, प्रोड्यूसेस फ्रॉम नेचर, यानी कि ये वो इंडस्ट्रीज हैं जो नेचर के एक्सट्रैक्शन से, आउट ऑफ द एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचर प्रोडक्शन करती है। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर किसके थ्रू किया जाता है? नेचर से। फिर आपके पास आता है फिशिंग, इज ऑल्सो डन थ्रू नेचर। तो ये वो इंडस्ट्रीज हैं जो कि प्रोड्यूस करती हैं थ्रू द नेचर। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज ऑन द अदर हैंड वो इंडस्ट्रीज होती हैं विच कन्वर्ट द रॉ मटीरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट्स। ये वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करती है थ्रू मेथड्स, टेक्निक्स एंड लेबर, यानी कि लेबर की हेल्प से, टेक्निक से और मेथड्स के थ्रू अपने क्या करती हैं, दीज कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। बेसिकली आप इसका कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। सपोजिंगली आई टेक एन एग्जांपल ऑफ कार इंडस्ट्री, कार मेकिंग इंडस्ट्रीज, यानी कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है या बिस्किट बनाने की फैक्ट्री ले लीजिए। ये सारी इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज हैं जो रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती हैं। टर्शरी इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज विच प्रोड्यूस सर्विसेज। ये वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि सर्विसेज को प्रोड्यूस करती हैं, विच आर हेल्पफुल फॉर दी अदर इंडस्ट्रीज, यानी कि जो सर्विसेज ये इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस करती, दीज आर हेल्पफुल फॉर द सेकेंडरी इंडस्ट्री एज वेल एज फॉर दी प्राइमरी इंडस्ट्री। जैसे फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग सर्विसेज, वेयरहाउसिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन। तो ये वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि सर्विसेज को प्रोड्यूस करती हैं। तो हमारे पास 3 इंडस्ट्रीज हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी इंडस्ट्रीज generally produces through the nature. Secondary industries produces the convert the raw material into the finished products, and the tertiary industries produce the services for the which are helpful for the secondary as well as for the primary sector. For example, banking, warehousing, communication, transportation, ये सारी services, the service producing sector is known as tertiary sector. You may have a screenshot of this. अब हम करेंगे इन्वेस्टमेंट, विच अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द नेशनल इनकम। Investment is the change in the stock of capital during a period of time. So, investment is the change in the stock of capital
ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। और यदि ये ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम है तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? फ्लो कॉन्सेप्ट है, हमें ये ध्यान रखना है। तो इन्वेस्टमेंट बेसिकली इसे हम आई से शो करते हैं एंड आई इज इक्वल टू चेंज इन के। चेंज इन के शोज द चेंज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। अब हम चेंज को कैसे मेजर करते हैं? द चेंज इज मेजर्ड एज क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, यानी कि शुरुआत में हमारे पास जो था उसको हम डिडक्ट कर देंगे हमारे एंड के स्टॉक में से। एग्जाम्पल्स हम करेंगे जब हम टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी कि इसके कॉन्सेप्ट्स को करेंगे। बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में हमारे पास दो तरीके के टाइप्स आते हैं इन्वेस्टमेंट के। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। दीज आर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट and inventory investment। तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट के दो टाइप्स है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है जो कि मशीनों में किया जाता है, इक्विपमेंट्स में किया जाता है, फिक्स्ड असेट्स में किया जाता है। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इज द इन्वेस्टमेंट दैट इज डन इन द फिक्स्ड assets। So investment done in the fixed assets फिक्स्ड असेट्स वो असेट्स होती हैं जिन्हें ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम यूज किया जा सकता है। तो इन्वेस्टमेंट डन इन द फिक्स्ड असेट्स इज नोन एज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। जैसे कि मशीन में किया गया इन्वेस्टमेंट क्या कहलाएगा? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। अब इस इन्वेस्टमेंट को हम मेजर कैसे करेंगे? सपोजिंगली एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं। साल के शुरुआत में एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1 अप्रैल 2018 को मेरे पास स्टॉक ऑफ मशीन है मेरे पास कितने की? 2 लाख रुपीस की। अब एट द एंड ऑफ द ईयर यानी कि 31 मार्च, फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। तो 1 अप्रैल 2018 को मेरे पास है 2 लाख की मशीनरी। एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर सपोजिंगली मेरे पास मशीन है 5 लाख की। मशीन की वैल्यू यानी कि जो टोटल मशीन है मेरे पास है 5 लाख की। तो यानी कि ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम दिस पीरियड टू दिस पीरियड मैंने कितना इन्वेस्टमेंट किया है? द इन्वेस्टमेंट इज डन ऑफ 3 lakhs। ये जो 31 मार्च को हमारे पास है दिस विल बी नोन एज क्लोजिंग स्टॉक, और जो स्टार्टिंग में है उसे हम क्या कहेंगे? ओपनिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक 5 लाख माइनस 2 लाख 3 लाख विल बी द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन दी मशीन। मशीन में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो कितने का हो रहा है? 3 lakhs का हो रहा है। फिर आता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इज द इन्वेस्टमेंट मेड इन द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स एंड सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। सो इन्वेस्टमेंट in the finished goods and semi finished goods को हम क्या कहेंगे? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहेंगे। इन्वेंट्री इज रिलेटेड टू दी गुड्स। इन्वेंट्री किससे रिलेटेड होती है? गुड्स से रिलेटेड होती है। तो इन्वेस्टमेंट इन द फिनिश्ड गुड्स एंड सेमी फिनिश्ड गुड्स is known as the inventory investment। The investment we know is represented with I which is change in K। अब हम बात करेंगे concepts of investment की। concept of investment को करने से पहले हमें एक term को समझ लेना होगा जो हमारे इसके अंदर बार बार आएगी। द टर्म इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन को रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी
कहा जाता है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि जो मशीनें यूज हो रही हैं उनको यूजअप के दौरान जो भी नॉर्मल वियर एंड टेयर लॉसेस हो रहे हैं, ऑब्सोलेंस के कारण लॉसेस हो रहे हैं, सो दिस इज द लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो हमें एक टर्म जरूर याद रखनी है और वो है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज द लॉस इन द वैल्यू ऑफ fixed assets during the process of production. Process of production यानी कि प्रोडक्शन करते समय जो वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स कम हो रही है ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, यानी कि नॉर्मल जो टूट फूट है उसके कारण या ऑब्सोलेंस ऑफ मशीन्स है उसके कारण, तो दैट इज नोन एज डेप्रिसिएशन। उसे क्या कहेंगे? डेप्रिसिएशन कहेंगे। अब हम करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसमें डेप्रिसिएशन का या रिप्लेसमेंट कॉस्ट, डेप्रिसिएशन को रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी कहा जाता है। डेप्रिसिएशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दीज कॉन्सेप्ट्स आर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। Gross investment is the total investment made during a period of time, यानी कि एक पीरियड में जितना टोटल इन्वेस्टमेंट किया गया है वो क्या कहलाएगा? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। तो सो इट इज टोटल इन्वेस्टमेंट मेड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम it is inclusive of replacement cost, यानी कि इसमें रिप्लेसमेंट कॉस्ट होती है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट होती है का मतलब क्या है कि ये वो इन्वेस्टमेंट है जिसमें से हम डेप्रिसिएशन को माइनस नहीं करते। नेट इन्वेस्टमेंट इज द इन्वेस्टमेंट दैट इज एक्सक्लूसिव ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि इसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड नहीं करते। सो नेट इन्वेस्टमेंट इज द इन्वेस्टमेंट आफ्टर डिडक्टिंग द डेप्रिसिएशन आउट ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट, यानी कि कुल इन्वेस्टमेंट में से, कुल इन्वेस्टमेंट हमारी कौन सी थी? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से जब हम क्या डिडक्ट कर देंगे? डेप्रिसिएशन डिडक्ट कर देंगे, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? नेट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो सपोजिंगली मुझे निकालना है नेट इन्वेस्टमेंट, इट इज इक्वल टू द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मैंने क्या कहा? मैंने कहा आपको कि इन्वेस्टमेंट आफ्टर डिडक्टिंग द डेप्रिसिएशन आउट ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट, और टोटल इन्वेस्टमेंट हमारे पास कौन सी है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से जब हम डेप्रिसिएशन को डिडक्ट कर देंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाती है? नेट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आ जाती है। इसका मतलब है कि यदि मुझे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करना है तो मुझे नेट इन्वेस्टमेंट में क्या करना होगा? डेप्रिसिएशन को प्लस करना होगा। क्यों? क्योंकि यदि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना है तो ये डेप्रिसिएशन यहां आकर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन, यानी कि नेट इन्वेस्टमेंट किसके इक्वल होता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। और जब ये डेप्रिसिएशन नेट इन्वेस्टमेंट में ऐड हो जाता है, जब नेट इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन ऐड हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बन जाएगा। अब यहां से हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन को याद रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हमें यहां से याद रखनी है कि जब मैंने नेट और ग्रॉस का कॉन्सेप्ट किया तो बेसिक डिफरेंस किसका है? डेप्रिसिएशन का है। तो ग्रॉस से यदि मुझे नेट को कैलकुलेट करना है, फ्रॉम ग्रॉस टू
नेट। ग्रॉस से यदि मैंने नेट को कैलकुलेट करना है तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? ग्रॉस से यदि नेट को कैलकुलेट करना है तो मुझे उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा। जबकि यदि मुझे नेट इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है और मुझे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकालना है तो मुझे उसमें डेप्रिसिएशन को प्लस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सिंपल सी चीज हम याद रखेंगे, ग्रॉस इज हैविंग और ग्रॉस इज इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। ग्रॉस में हमेशा डेप्रिसिएशन की वैल्यू ऐड होती है, जबकि नेट में डेप्रिसिएशन की वैल्यू डिडक्ट हो जाती है, इन्वेस्टमेंट आफ्टर डिडक्टिंग द डेप्रिसिएशन। तो जब भी हमें नेट कैलकुलेट करना है तो हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे ग्रॉस में से, जब भी हमें ग्रॉस कैलकुलेट करना है तो हम नेट में डेप्रिसिएशन को प्लस कर देंगे। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है या हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नेशनल इनकम का। तो हमें जरूर ध्यान रखना है, ग्रॉस से नेट कैलकुलेट करते समय डेप्रिसिएशन माइनस होता है, जबकि नेट से ग्रॉस करते समय डेप्रिसिएशन प्लस होता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे, ग्रॉस और नेट के कॉन्सेप्ट को। हमने देखा था कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है टोटल इन्वेस्टमेंट मेड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। अब सपोजिंगली आपको टोटल इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 4 लाख का, या हो सकता है ऐसे दिया हो टोटल इन्वेस्टमेंट ना देके परचेज ऑफ मशीनरी दिया हो, परचेज ऑफ मशीनरी 4 लाख का परचेज ऑफ मशीनरी दिया हुआ है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट या डेप्रिसिएशन है ना, या फिर इसको हम कहते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तीनों नाम से जाना जाता है ये, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। आपको दिया हुआ है 10,000 का और अब आपको कैलकुलेट करना है नेट इन्वेस्टमेंट। तो नेट इन्वेस्टमेंट इज टोटल इन्वेस्टमेंट या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, कितने का है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अब जब भी हमें ग्रॉस से नेट को कैलकुलेट करना है, ग्रॉस से नेट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आपको दिया हुआ है 4 लाख का, डेप्रिसिएशन है 10,000 का, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितने का हुआ ड्यूरिंग द ईयर? 3,90,000 का। द टोटल इन्वेस्टमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर इज ऑफ रुपीज 3,90,000। ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि 10,000 की वैल्यू की मशीनरी को ड्यूरिंग दैट पीरियड कंज्यूम कर लिया गया है। तो ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रॉस एंड नेट। अब जो हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करेंगे दैट इज द फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम, विच अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। सो जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो आता है फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम का। तो दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहले फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम इज द इनकम अर्न्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने जो इनकम अर्न करी है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, या हम कह सकते हैं प्रोड्यूसर ने इट इज द कॉम्पनसेशन फॉर द सर्विसेज पेड टू द ऑनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बाय द प्रोड्यूसर। तो इसको दूसरी तरीके से क्या लिख सकते हैं? इट इज द कॉम्पनसेशन ऑफ सर्विसेज, इट इज द कॉम्पनसेशन ऑफ सर्विसेज paid by the production unit, paid by the production unit to the owners of factors of production। हम जानते हैं हमारे बेसिकली 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, हमने पिछले वीडियो में किया था। ये है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो जो भी इनको इनकी सर्विसेज के बदले में दिया जा रहा है, लैंड को दिया जाता है रेंट, लेबर गेट्स दी वेजेस, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए
प्रॉफिट। तो जो भी ये है दीज आर ऑलवेज नोन एज द फैक्टर इनकम। इनको क्या कहा जाता है? फैक्टर इनकम कहा जाता है, या हम इनको फैक्टर पेमेंट भी कह सकते हैं। एक बात ध्यान रखेंगे, फैक्टर इनकम इज इक्वल टू फैक्टर पेमेंट। क्यों होता है ऐसा? फैक्टर इनकम फैक्टर पेमेंट के इक्वल होता है क्योंकि एक का खर्चा दूसरे की क्या होती है? इनकम होती है। सपोजिंगली मुझे मेरे एंटरप्रेन्योर ने पे किया, तो उन्होंने मुझे 10,000 का पेमेंट किया, तो मेरे लिए वो क्या हो गई? इनकम हो गई। तो दिस इज नोन एज दी वी कैन से कि फैक्टर इनकम हमेशा फैक्टर पेमेंट के इक्वल होती है। एक की रिसीट दूसरे का एक्सपेंडिचर होती है, और इसीलिए फैक्टर इनकम हमेशा फैक्टर पेमेंट के इक्वल होती है। ये हमेशा हमें ध्यान रखना है। इट इज बाइलेटरल इन नेचर। बाइलेटरल इन नेचर। बाइलेटरल इन नेचर का मतलब है कि ये हमेशा टू साइडेड होती है। टू साइडेड का मतलब क्या है कि एक तरफ से फ्लो हुआ होगा रियल फ्लो, तो दूसरी तरफ से हुआ होगा मनी फ्लो। दैट मीन्स सपोजिंगली एक एग्जांपल लेके देखते हैं, हमने पीछे भी किया था कॉन्सेप्ट ऑफ मनी फ्लो एंड रियल फ्लो, हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर्स। हाउस होल्ड प्रोड्यूसर्स को देंगे फैक्टर सर्विसेज। हाउस होल्ड प्रोड्यूसर्स को क्या दे रहे हैं? अपनी फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं, जिसके बदले में प्रोड्यूसर्स हाउस होल्ड को क्या दे रहे हैं? फैक्टर पेमेंट दे रहे हैं। तो ये बाइलेटरल हुआ कि नहीं हुआ? बाइलेटरल का मतलब है टू साइडेड। हाउस होल्ड टू प्रोड्यूसर, देन प्रोड्यूसर टू हाउस होल्ड। हाउस होल्ड क्योंकि अपनी फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं, एंड फैक्टर सर्विसेज इज अ रियल फ्लो, जिसके बदले में ये क्या कर रहे हैं? मनी फ्लो दे रहे हैं। तो इट इज बाइलेटरल इन नेचर। बाइलेटरल का मतलब है ये हमेशा किस फॉर्म में होता है? टू साइडेड होता है। तो हमेशा हम ध्यान रखेंगे फैक्टर इनकम के बारे में दो चीजें। पहला, इट इज ऑलवेज इन अर्न्ड फॉर्म। अर्न्ड फॉर्म का मतलब है कि ये हमेशा अर्न किया गया है बाय गिविंग द सर्विसेज, यानी कि एक साइड से सर्विसेज का फ्लो है तो दूसरी तरफ से किसका फ्लो है? मॉनेटरी फ्लो है। दूसरा, इट इज बाइलेटरल इन नेचर। बाइलेटरल का मतलब भी ये कि ये हमेशा टू साइडेड होता है, यानी कि हाउस होल्ड टू प्रोड्यूसर है, तो प्रोड्यूसर फिर हाउस होल्ड को बदले में क्या कर रहे हैं? फैक्टर पेमेंट्स दे रहे हैं। तो दीज आर नोन एज द फैक्टर इनकम विच आर ऑलवेज इन द अर्न्ड फॉर्म। अर्न्ड फॉर्म का मतलब क्या है कि आपने अपनी सर्विसेज दी होंगी, उसके बदले में ये रिसीव की जा रही हैं। दूसरी तरफ बाइलेटरल है। बाइलेटरल का मतलब हमेशा टू साइडेड है। एक साइड से रियल फ्लो होगा तो दूसरी साइड से मनी फ्लो होगा। तो दीज आर नोन एज फैक्टर इनकम। द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफर इनकम इज, दूसरी तरफ ट्रांसफर इनकम इज दूसरी तरफ हम बात करें ट्रांसफर इनकम की। ट्रांसफर इनकम, इट इज रिसीव्ड विथआउट एनी सर्विसेज, यानी कि इक्विवेलेंट सर्विसेज आपने नहीं दी है, उसके बावजूद इन्हें रिसीव किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, गिफ्ट्स, ग्रांट्स, सब्सिडीज, टैक्सेस, ये सब क्या है? ट्रांसफर पेमेंट्स है, ट्रांसफर इनकम है। और जैसा मैंने कहा कि पेमेंट या इनकम दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट होती है, क्योंकि एक की रिसीट दूसरे का एक्सपेंडिचर है। तो चाहो तो इसको ट्रांसफर इनकम कहा जा सकता है या ट्रांसफर पेमेंट कहा जा सकता है। तो ट्रांसफर इनकम या ट्रांसफर पेमेंट का मतलब है द इनकम दैट इज रिसीव्ड विदाउट एनी सर्विसेज। इक्विवेलेंट सर्विसेज नहीं दी गई है, और ये हमेशा यूनिलेटरल इन नेचर है। यूनिलेटरल का मतलब क्या है? ये वन साइडेड पेमेंट है। सपोजिंगली मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। सपोजिंगली एक एग्जांपल लिया जाए, यहाँ पर हाउस होल्ड और गवर्नमेंट का। हाउस होल्ड को गवर्नमेंट टैक्सेस दे रहे हैं,
द हाउस होल्ड इज पेइंग टू द गवर्नमेंट द टैक्सेस। क्या गवर्नमेंट इक्विवेलेंट अमाउंट का, सपोजिंगली 10,000 का टैक्स पे किया गया, तो क्या गवर्नमेंट इक्विवेलेंट अमाउंट का वेलफेयर करने के लिए लाइबल है, या गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ होगा जो 10,000 के इक्विवेलेंट होगा? ज़रूरी नहीं है, और इसीलिए इन्हें यूनिलेटरल इन नेचर कहा जाता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट से हाउस होल्ड की तरफ इक्विवेलेंट अमाउंट का कुछ भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो दीज आर नोन एज यूनिलेटरल पेमेंट्स, और इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? यूनिलेटरल पेमेंट्स कहते हैं। तो ट्रांसफर इनकम और फैक्टर इनकम में डिफरेंस क्या है? फैक्टर इनकम हमेशा अर्नड फॉर्म में होती है, जबकि ट्रांसफर इनकम हमेशा अनअर्नड फॉर्म में होती है। अनअर्नड फॉर्म का मतलब क्या है? इन्हें कमाया नहीं जाता, इन्हें कमाया नहीं जाता, बल्कि ये सिर्फ एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर की तरफ ट्रांसफर की जाती है। यूनिलेटरल इन नेचर होती है। इसका मतलब क्या है कि केवल वन साइडेड होती है। जैसा हमने एक एग्जांपल किया कि हाउस होल्ड गवर्नमेंट को क्या दे रहे हैं? टैक्सेस दे रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट इक्विवेलेंट अमाउंट का कुछ भी करने के लिए लायबल नहीं है। तो वन साइडेड है, यूनिलेटरल है। जबकि जो फैक्टर पेमेंट्स है दोस आर बाइलेटरल इन नेचर। एक तरफ से रियल फ्लो होगा तो दूसरी तरफ से मनी फ्लो होगा ही होगा। तो हम इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को क्यों पढ़ते हैं? अब क्वेश्चन हमारे पास ये अराइज होता है कि हम इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को पढ़ क्यों रहे हैं। हमने दो कॉन्सेप्ट्स पढ़े, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। अब हमें यहाँ से एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है, वो ये कि जब हम नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करते हैं उस समय हम केवल फैक्टर इनकम को नेशनल इनकम में कंसिडर करते हैं। दैट मीन्स ओनली द वैल्यू ऑफ फैक्टर इनकम इज टेकन इनटू द कंसिडरेशन व्हाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। ट्रांसफर इनकम को हम नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं करते, तो नेशनल इनकम में हम इसको इंक्लूड नहीं करते, जबकि फैक्टर इनकम जो है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है। तो यही इसका एक सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस है, जिस कारण से हमने इसका डिफरेंस किया था कि फैक्टर इनकम इज नेवर इंक्लूडेड वाइल फैक्टर इनकम को नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय क्या किया जाता है? इंक्लूड किया जाता है, जबकि ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड नहीं किया जाता। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है वो आता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। अगेन वेरी सिग्निफिकेंट टॉपिक जब हम नेशनल इनकम को करेंगे। तो सबसे पहले हम मीनिंग कर लेते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज द डिफरेंस बिटवीन, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज। यानी कि यदि मैं इसको शो करना चाहूँ तो इट इज़ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसे हम बेसिकली NIT भी लिखते हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम बोर्ड में NIT भी लिख सकते हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो ये जो है ये हमारे पास क्या आता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जो जनरली कमोडिटीज पर लिवी किए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट एंड विच इंक्रीज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सपोजिंगली मैंने किसी कमोडिटी को 10 रुपीज़ का बनाया, द टोटल कॉस्ट इनकर्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी इज ₹10। गवर्नमेंट ने उस पर ₹2 का टैक्स लगा दिया, दिस इज द इनडायरेक्ट टैक्स। तो टोटल उस कमोडिटी की प्राइस कितनी हो गई? ₹12। तो इसके कारण से बेसिकली क्या हो जाता है? कमोडिटी की प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं, जबकि सब्सिडीज आर द ग्रांट्स गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द प्रोडक्शन यूनिट। यानी कि सब्सिडीज वो ग्रांट्स हैं जो कि गवर्नमेंट प्रोडक्शन यूनिट को देती है और जिसकी वजह से जो प्राइस है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जैसे सपोजिंगली इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करें, ये हमारा टैक्स किसका एग्जाम्पल था? इनडायरेक्ट टैक्स का। अब हम लेते हैं एग्जाम्पल सब्सिडी का। तो सपोजिंगली जो टोटल कॉस्ट इनकर्ड है वो ₹10 की है, जिसमें से गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी है कितने की? ₹1 की। तो यानी कि अब जो कमोडिटी पड़ रही है वो कितने की पड़ रही है? ₹9 की, जबकि वही कमोडिटी यहाँ कितने की पड़ रही थी? ₹12 की पड़ रही थी। तो
इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो कमोडिटी की जो कॉस्ट है उनको इंक्रीज कर देते हैं, जबकि जो सब्सिडीज है कमोडिटीज की कॉस्ट को रिड्यूस कर देते हैं। सो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज द इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, यानी कि ये शो करता है कि एक्चुअल में गवर्नमेंट को कितना पेमेंट किया गया है। सपोजिंगली हम इसी प्रोडक्शन यूनिट की बात करें, उसने 2 रुपए का तो इनडायरेक्ट टैक्स भरा था, ₹2 का इनडायरेक्ट टैक्स भरा, जबकि उसको एक्चुअल में ग्रांट गवर्नमेंट से कितने की मिल गई, 1 रुपी की। तो एक्चुअली में द पेमेंट मेड बाय हिम टू द गवर्नमेंट इन एक्चुअल इज ₹1। तो ये क्या होगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दैट इज पेड बाय द प्रोडक्शन यूनिट टू द गवर्नमेंट। अब हम जो 2 कॉन्सेप्ट्स करेंगे वो करेंगे मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट की, जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मार्केट प्राइस इज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्लूसिव ऑफ ऑल द टैक्सेस। कई बार हम किसी भी कमोडिटी पे देखते हैं MRP लिखा होता है, MRP सपोजिंगली ₹15, फिर ब्रैकेट में लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस का मतलब है कि उस ₹15 में जो टैक्सेस प्रोड्यूसर ने पे किए थे अब वो हमें पे करने हैं, दिस इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स। बेसिकली टैक्स के 2 टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स इज डायरेक्टली पेड बाय द पर्सन एंड द बर्डन ऑफ विच कैन नॉट बी शिफ्टेड, जिसका बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं द बर्डन ऑफ विच कुड बी शिफ्टेड ऑन टू अनदर, और ये वो टैक्सेस होते हैं जो प्रीवियसली कोई और पे करता है लेकिन अल्टीमेटली इसका बर्डन किसी और पर शिफ्ट किया जा सकता है। तो मार्केट प्राइस में MRP की यदि बात करें तो MRP सपोजिंगली हमें एग्जाम्पल लिया था ₹15 इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। इसका मतलब है कि मार्केट प्राइस में हमेशा टैक्सेस इंक्लूड होते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड होते हैं। तो मार्केट प्राइस इज ऑलवेज, या मार्केट प्राइस इज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस या इनडायरेक्ट टैक्सेस। जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस है उनको इंक्लूड करके जो कमोडिटी की प्राइस है वो क्या कहलाएगी, मार्केट प्राइस कहलाएगी। यानी कि यदि मैं इस एग्जाम्पल में लूं तो ₹12 विल बिकम द मार्केट प्राइस ऑफ द कमोडिटी। यहाँ जो ₹12 है वो मार्केट प्राइस ऑफ द कमोडिटी हो जाएगी। फैक्टर कॉस्ट की बात करें, फैक्टर कॉस्ट इज द पेमेंट मेड टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इट इज द पेमेंट मेड टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और हम जानते हैं हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 है। देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। इनको जो पेमेंट की गई है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन वो क्या कहलाएगी, फैक्टर कॉस्ट कहलाएगी। यानी कि इट इज द एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड ऑन द प्रोडक्शन। जो भी प्रोडक्शन किया है, आउटपुट का प्रोडक्शन किया है, उस पे जो एक्चुअल में जो कॉस्ट आ रही है वो क्या कहलाएगी, फैक्टर कॉस्ट कहलाएगी। इट डज नॉट इंक्लूड द टैक्सेस। इसमें किसी भी तरीके के कोई टैक्स इंक्लूड नहीं है। इट इज प्रायर टू द टैक्सेस। तो इट डज नॉट इंक्लूड टैक्सेस, डज नॉट इंक्लूड एनी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसमें किसी भी तरीके के नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंक्लूड नहीं किया जाता। अब इसके अंदर से हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, या कह सकते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करेंगे। वो कॉन्सेप्ट है मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। अब हमने किया कि मार्केट प्राइस में हम बेसिकली टोटल कॉस्ट में, टोटल कॉस्ट यानी कि फैक्टर कॉस्ट में किसको इंक्लूड करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे हम करें तो मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट, FC फैक्टर कॉस्ट विच इंक्लूड्स दी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। यानी कि यदि ये ₹10 थे तो ये क्या थे, फैक्टर कॉस्ट थी। इसमें हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर दिया तो ये हमारी क्या हो गई, मार्केट प्राइस हो गई। तो अब यदि मुझे
फैक्टर कॉस्ट को कैलकुलेट करना है तो मैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को इसमें से क्या कर दूंगी, माइनस कर दूंगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक अब हमारे पास आ गया कि यदि मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट को कैलकुलेट करना है तो हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को डिडक्ट कर देते हैं। तो हमें पता चल जाता है कि एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन कितनी है, जबकि मार्केट प्राइस कैलकुलेट करने के लिए, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस कर रहे हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वो क्या है कि मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को डिडक्ट कर देते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है। जबकि यदि हमें मार्केट प्राइस को कैलकुलेट करना है तो उसी फैक्टर कॉस्ट में हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर देते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि इस प्रोडक्ट की मार्केट प्राइस कितनी, यानी कि कितने पर बेचा जाएगा। सो दिस इज दी अनदर कॉन्सेप्ट। एक बार पिछले वाला कॉन्सेप्ट और रिकॉल कर लेते हैं ताकि आपको दोनों कॉन्सेप्ट याद हो जाए। ये तो हमारा सेकेंड कॉन्सेप्ट, और पहला कॉन्सेप्ट कौन सा था, पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास था दैट इज ग्रॉस एंड नेट, ग्रॉस और नेट का। यदि मुझे ग्रॉस से नेट कैलकुलेट करना है तो मैं डेप्रिसिएशन को माइनस कर देती हूँ, और यदि मुझे नेट से ग्रॉस को कैलकुलेट करना है तो हमें डेप्रिसिएशन को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये दो टॉपिक, ये दो चीज़ें आपको ज़रूर याद रखनी है। इसके बाद हम थर्ड कॉन्सेप्ट अब करेंगे, दैट इज डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। हम करेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। बेसिकली अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस, इकोनॉमिक टेरिटरी इज द जोग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नमेंट विद इन विच पर्सन्स, गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। यानी कि ये वो बाउंड्रीज हैं कंट्री की जिसके अंदर गुड्स का मूवमेंट, कैपिटल का मूवमेंट्स या पर्सन्स का मूवमेंट फ्रीली हो सकता है, यानी कि दीज आर एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री। यदि हम कंट्री की बात करें तो बेसिकली हमारे पास इंडिया का मैप है, देखें तो दीज बाउंड्रीज विच वी हैव ड्रॉन, ये सब क्या है, इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं, जोग्राफिकल बाउंड्रीज हैं, जो हमें बाकी देशों से अलग करती हैं ग्लोब में। तो बेसिकली देखा जाए तो डोमेस्टिक टेरिटरी का जो कॉन्सेप्ट है या स्कोप है वो इसकी पॉलिटिकल फ्रंटियर से कहीं ज़्यादा है। अब हम उसका स्कोप करेंगे कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हम पॉलिटिकल बाउंड्रीज या जोग्राफिकल बाउंड्रीज के अलावा किन किन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। तो सबसे पहले पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री इज द पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। वी नो पॉलिटिकल बाउंड्रीज का मतलब क्या है कि जो ये बाउंड्रीज है these are the part of the domestic territory of the country, यानी कि इसके अंदर जो मूवमेंट ऑफ कैपिटल, गुड्स का मूवमेंट, कैपिटल का मूवमेंट और पर्सन्स का मूवमेंट फ्रीली हो सकता है। इट इज इन द जुरिडिक्शन ऑफ दैट गवर्नमेंट, और इसी कारण से ये क्या है, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। फिर इसके अलावा एम्बेसीज ऑफ अ कंट्री सिचुएटेड आउटसाइड द कंट्री, हमारी कंट्री की एम्बेसीज, राजदूतालय कहाँ होते हैं, बाहर की कंट्रीज में होते हैं। इंडियन एम्बेसी माइट भी, सपोज करो अमेरिका में है, चाइना में है, रशिया में है, जापान में है। ये जितनी भी एम्बेसीज हमारी बाहर है, इंडिया की जितनी भी एम्बेसीज आउट ऑफ द कंट्री है, क्योंकि इन पे गवर्नमेंट का जुरिडिक्शन चलता है, इसी कारण से ये किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा है, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा है, चाहे वो हमारे पॉलिटिकल फ्रंटियर से बाहर है। सिमिलरली सपोज करो रशियन एम्बेसी इज इन इंडिया, रशिया की जो एम्बेसी है वो कहाँ है, इंडिया में है। तो ऐसे केसेस में क्योंकि इस पे हमारा जुरिडिक्शन नहीं होगा, हमारा किसी भी तरीके का कंट्रोल गवर्नमेंट का नहीं होगा, इस कारण से द एम्बेसीज ऑफ अदर कंट्रीज विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑल्दो दीज आर इन द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स। हालांकि ये हमारे पॉलिटिकल फ्रंटियर्स के अंदर है, लेकिन
क्योंकि ये दूसरी कंट्री की एम्बेसीज हैं, हमारे जुडिक्शन के अंदर नहीं आती, इसीलिए इनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ जो एम्बेसीज इंडिया की बाहर है उन्हें इंक्लूड किया जाएगा, उनका आउटपुट इंक्लूड किया जाएगा। फिर आता है टेरिटोरियल वाटर। टेरिटोरियल वाटर का मतलब होता है कि नियरेस्ट बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक। हम जानते हैं कि इस हिस्से के आसपास हमारे क्या है, इंडियन ओशन है। इंडियन ओशन के बेस लाइन से, बेस लाइन ये है, बेस लाइन से नियरेस्ट बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो वाटर है, दैट वाटर कुड बी यूज्ड बाय आवर कंट्री फॉर द एक्सट्रैक्शन एक्टिविटी। यानी कि 12 नॉटिकल माइल्स तक फ्री है कि किसी भी तरीके का एक्सट्रैक्शन, चाहे वो मिनरल्स का हो, फिश का हो या दूसरी चीज़ों का एक्सट्रैक्शन किया जा सकता है विदाउट एनी इंटरवेंशन, किसी भी तरीके की दूसरी कंट्रीज के इंटरवेंशन के बिना। यानी कि क्योंकि हम 12 नॉटिकल माइल्स तक एक्सट्रैक्शन एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर आता है, इसीलिए वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी का ही हिस्सा है, हालांकि ये पॉलिटिकल फ्रंटियर से बाहर है। 12 नॉटिकल माइल्स, समुद्र की जो दूरी होती है, सी की जो दूरी होती है, उसको नॉटिकल माइल्स में कैलकुलेट किया जाता है। इसीलिए 12 नॉटिकल माइल्स तक का जितना भी एरिया है उसके अंदर जो शिपिंग एक्टिविटीज़ हैं या फिशिंग एक्टिविटीज़ है, मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करना है, वो सारी एक्टिविटीज़ को विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ यूएनओ किया जा सकता है। फिर आता है एयर स्पेस। एयर स्पेस का मतलब है स्पेस अवेलेबल फॉर द इन द जुडिक्शन ऑफ दैट कंट्री। यानी कि उस कंट्री के लिए एयर में जो स्पेस अवेलेबल है, यानी कि ना केवल कंट्री का बेस बल्कि उससे जो रिलेटेड एयर है वो भी उसी कंट्री के जुडिक्शन के अंदर आती है। यानी कि उससे रिलेटेड जो उसका स्काई का हिस्सा है वो भी उसी कंट्री के जुडिक्शन के अंडर आता है। यानी कि पॉलिटिकल फ्रंटियर्स के अलावा जो उसके ऊपर का हिस्सा है, स्काई का जो हिस्सा है, वो भी किसका है, डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट है। फिर आता है शिप्स, एयरक्राफ्ट्स एक्सेट्रा मूविंग बिटवीन टू कंट्रीज। यानी कि क्योंकि शिप्स जो है या एयरक्राफ्ट जो है स्टेचुरी कॉरपोरेशन का पार्ट है, इसीलिए इनका जो भी जुडिक्शन है वो हमारी कंट्री का ही हिस्सा कहलाएगा। और इसीलिए यदि शिप या एयरक्राफ्ट जो हैं दो कंट्रीज़ के बीच में मूवमेंट कर रहे हैं, हमारी कंट्री में नहीं कर रहे हैं बेशक भले, लेकिन दूसरी कंट्रीज़ के बीच में मूवमेंट कर रहे हैं, तो वो किसका पार्ट होंगे, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा होंगे। जैसे एक एग्जाम्पल लेटेस्ट लेते हैं, चाइना में लास्ट ईयर अप्रैल 2019 में 70th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए हमारे दो शिप्स गए थे, INS कोलकाता एंड INS शक्ति। तो वहाँ जो परेड हुई थी, शिप की जो परेड हुई थी, उसमें इन दोनों शिप ने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि चाहे पार्टिसिपेशन चाइना में हुआ है, लेकिन क्योंकि वो इंडिया के शिप है, उनका जुडिक्शन किसके अंडर रहेगा, इंडिया के अंदर रहेगा। तो दैट मीन्स दैट विल बी द पार्ट ऑफ पॉलिटिकल द डोमेस्टिक टेरिटरीज ऑफ आवर कंट्री। सिमिलरली सपोज करो एयर इंडिया का कोई शिप है जो रशिया और जापान के बीच में चलता है। एयर इंडिया का जो पैसेंजर शिप है वो रशिया और जापान के बीच में चलता है। तो ऐसे केसेस में चाहे उसका मूवमेंट रशिया और जापान के बीच में है, लेकिन क्योंकि वो एयर इंडिया का एयरप्लेन है, उसका जो आउटपुट है वो किसका आउटपुट कहलाएगा, डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा कहलाएगा। फिर आता है फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रीजन्स ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। यानी कि जो भी फिशिंग वेसल्स हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैस रीजन्स हैं, जिसके अंदर हम एक्सट्रैक्शन एक्टिविटीज़ करने के लिए पूरी तरीके से फ्री हैं, वो भी किसका पार्ट है, इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा है, चाहे वो पॉलिटिकल फ्रंटियर से बाहर है। तो इसका मतलब है कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हम ना केवल पॉलिटिकल बाउंड्रीज को इंक्लूड करते हैं, बल्कि हमारी जो एम्बेसीज बाहर हैं, इंडिया की जो एम्बेसीज बाहर है, उसके आउटपुट को इंक्लूड करते हैं, लेकिन हम एक्सक्लूड कर देते हैं दूसरी कंट्रीज़ की एम्बेसीज के आउटपुट को। फिर आता है टेरिटोरियल वाटर, जो कि 12 नॉटिकल माइल्स तक देखा जाता है, एंड दैट 12 नॉटिकल माइल्स तक जितनी भी एक्सट्रैक्शन एक्टिविटीज़ हैं उसमें किसी भी तरीके का इंटरवेंशन नहीं होता, फ्री है। और जब भी हम बात करते हैं फ्री की, फ्रीली यानी कि किसी भी तरीके का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो वो किसका हिस्सा होगा, डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा होगा। एयर स्पेस, स्पेस अवेलेबल अबव द डोमेस्टिक टेरिटरी,
शिप्स, एयरक्राफ्ट्स एक्सेट्रा जो दो कंट्रीज़ के बीच में मूवमेंट कर रहे हैं। फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रीजन्स ऑपरेटेड बाय अ कंट्री जो कि ईजिली जिसके अंदर क्या किया जा सकता है, एक्सट्रैक्शन एक्टिविटीज़ की जा सकती है, यानी कि जिसमें किसी का भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो सब किसका पार्ट है, डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी का बेसिकली क्या सिग्निफिकेंस है? डोमेस्टिक टेरिटरी का सिग्निफिकेंस ये है कि जिस समय हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा किसकी बात करते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम ये देखते हैं कि प्रोडक्शन कहाँ किया गया है, और जब प्रोडक्शन कहाँ किया गया है तो उस कहाँ का आंसर होना चाहिए कि द डोमेस्टिक प्रोडक्ट और द प्रोडक्शन हैज़ बीन डन विथ इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। तो डोमेस्टिक टेरिटरी का सिग्निफिकेंस क्या है? डोमेस्टिक टेरिटरी ये बताता है, या हम डोमेस्टिक टेरिटरी को इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम उस सारे आउटपुट को कैलकुलेट करते हैं दैट हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड विथ इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री, नो मैटर who has produced it। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका प्रोडक्शन किसने किया है। वो प्रोडक्शन जो है रेजिडेंट ऑफ द कंट्री भी कर सकता है और नॉन रेजिडेंट ऑफ द कंट्री भी कर सकता है। इसी के साथ हमारे पास टॉपिक आता है नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री का। A normal resident is said to be one who ordinarily resides in the country, यानी कि जो कंट्री में रह रहा है कंसर्न, एंड whose economic interest lies in that country, या फिर जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारी कंट्री के अंदर है। सपोज करें एक इंडियन बाहर रह रहा है, अमेरिका में रह रहा है, और वह वहाँ पर अपनी एक्टिविटीज़ को कैरी आउट कर रहा है, बट अल्टीमेटली द इनकम अर्न्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री विल बी नोन एज द इनकम ऑफ आवर कंट्री ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो बेसिकली नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में डिफरेंस क्या है? डोमेस्टिक इनकम इज द इनकम अर्न्ड बाय या विथ इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री, जिसे डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री में प्रोड्यूस किया गया हो, डजेंट मैटर किसने प्रोड्यूस किया है। अब इस डोमेस्टिक टेरिटरी में रेजिडेंट्स भी रह सकते हैं और नॉन रेजिडेंट्स भी रह सकते हैं, लेकिन किसी ने भी प्रोड्यूस किया हो, वो आउटपुट किसी ने भी प्रोड्यूस किया हो, वो कंट्री की डोमेस्टिक इनकम कहलाएगा। क्योंकि हम डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट करते समय ये देखते हैं कि इनकम का प्रोडक्शन कहाँ हुआ है, वेयर इनकम को कहाँ प्रोड्यूस किया गया, वेयर द जनरेशन ऑफ द आउटपुट हैज़ बीन डन। जबकि जब हम नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट करते हैं, इट इज इनकम अर्न्ड by the normal residents of the country अब हम इसके अंदर ये देख रहे हैं कि जो इनकम अर्न की गई हो वो नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री ने की हो, डजेंट मैटर वो कहाँ रह रहा है, यानी कि नॉर्मल रेजिडेंट्स कुड रिजाइड इन इंडिया और इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो कहीं भी रह रहा हो, उसके द्वारा जनरेट की गई इनकम, द इनकम जनरेटेड बाय द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री विल बी द पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, डजंट मैटर वेयर इज द पर्सन इज रिजाइडिंग, वो कहीं पर भी रह रहा है। और आप देखेंगे मैंने एक चीज लिखी है, इनकम अर्न्ड, यानी कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम दोनों ही अर्न्ड फॉर्म में होती हैं, यानी कि ये हमेशा फैक्टर इनकम है या फैक्टर पेमेंट है। हम इसके अंदर ट्रांसफर पेमेंट्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। अब इसके साथ हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का, जिससे हमें ये और क्लियर हो जाएगा कि हम डोमेस्टिक टेरिटरी
या डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट के अंदर किसको इंक्लूड कर रहे हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब है इट इज द डिफरेंस बिटवीन द इनकम received from abroad and income paid to abroad. So this is the factor income received from abroad minus factor income paid in abroad. इसका मतलब क्या है, यदि हम हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करें तो हम देख रहे हैं कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में रेजिडेंट्स भी हैं और नॉन रेजिडेंट्स भी हैं। अब हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में जो नॉन रेजिडेंट्स हैं उनकी इनकम जो है उनकी नेशनल इनकम का हिस्सा होगी। सपोज करो नॉन रेजिडेंट जो रह रहा है वो रशिया का रह रहा है या जापान का रह रहा है, जापानीज यहाँ रहकर अर्निंग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो जब कैलकुलेट की जाएगी नेशनल इनकम तो उसकी नेशनल इनकम उसके देश में कैलकुलेट होगी, हमारे कंट्री में कैलकुलेट नहीं होगी। सपोजिंगली हमने उसको पे किया 10,000 रुपीज़, तो जो पे किया जा रहा है 10,000 रुपीज़ पेड विल बी डिडक्टेड। अब उसी तरीके से हमने देखा कि नॉर्मल रेजिडेंट्स इंडिया में भी रह रहे हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी रह रहे हैं, तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो इंडियंस रह रहे हैं उनकी इनकम कहाँ का हिस्सा है, हमारी कंट्री का हिस्सा है। सपोजिंगली बाहर से हमने कमाया 50,000, तो ये हो गया 50,000 रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज 40,000। जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है वो कितनी हो जाएगी, 40,000। तो नेट फैक्टर ऑफ इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपको क्या शो करती है, ये शो करती है कि फाइनली जो हमारी कंट्री के लोग बाहर रह रहे हैं उनकी अर्नड इनकम कितनी है, और जो यहाँ पर बाहर के लोग काम कर रहे हैं उनकी अर्नड इनकम का जो डिफरेंस है दैट इज द नोन एज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, हम क्यों नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को करते हैं। नेट फैक्टर ऑफ इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम देखेंगे डिफरेंस ऑफ नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम का। अब आप देखेंगे यहाँ से डिफरेंस ऑफ डोमेस्टिक एंड नेशनल इनकम। हमने देखा कि डोमेस्टिक इनकम में हम रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स दोनों की इनकम लेते हैं, जबकि नेशनल इनकम में केवल नॉर्मल रेजिडेंट्स की इनकम को लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, रेजिडेंट्स जो कंट्री में रह रहे हैं यानी कि इंडिया के अंदर रह रहे हैं। अब जब हम बात करते हैं कि इंडिया की, तो इंडिया में दो तरीके के लोग रह रहे हैं, रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स। हम नॉन रेजिडेंट्स की इनकम को क्या कर देते हैं, डिडक्ट कर देते हैं। तो डोमेस्टिक इनकम में से हम डिडक्ट कर देते हैं इनकम या फैक्टर इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट्स, जिसे हम क्या कहते हैं, फैक्टर इनकम, फैक्टर पेमेंट्स इन अब्रॉड, जो उसको हम क्या कहते हैं, फैक्टर पेमेंट्स इन अब्रॉड, हम ये भी कह सकते हैं। तो फैक्टर इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट्स या जो अब्रॉड में पे की हमने उसको क्या कर दिया, डिडक्ट कर दिया। लेकिन हम कह रहे हैं कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हुए जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में हमारे लोग हैं, इंडियन लोग हैं, उनके इनकम को ऐड करते हैं, तो इट इज फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। जो फैक्टर इनकम अब्रॉड से रिसीव हो रही है उसको हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। तो जब हमने डोमेस्टिक इनकम में बाहर से आई इनकम को प्लस कर दिया, क्योंकि हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की इनकम को इंक्लूड करते हैं, और नेशनल इनकम में केवल नॉर्मल रेजिडेंट्स की इनकम को लेते हैं, तो हमने जो बाहर के रेजिडेंट्स की को इनकम पे करी उसको क्या कर दिया, डिडक्ट कर दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, नेशनल इनकम आ गया। अब इसको समराइज करें तो डोमेस्टिक इनकम में हमने फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट्स को क्या किया, डिडक्ट किया।
and factor received income received from abroad minus factor payments in abroad is known as net factor income from abroad, जिसको हम NFIA से भी डिनोट करते हैं। तो ये आपके पास है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो यानी कि डोमेस्टिक इनकम में जब हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आती है, नेशनल इनकम आ जाती है या नेशनल प्रोडक्ट आ जाता है। एक बार फिर से समझ लीजिए इस कॉन्सेप्ट को कि डोमेस्टिक इनकम में हम जितनी भी इनकम अर्नड विद द डोमेस्टिक टेरिटरी है उसको इंक्लूड करते हैं, डजेंट मैटर कि वो रेजिडेंट्स है या नॉन रेजिडेंट्स है। लेकिन जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं, इट इज़ कंपल्सरीली बी अर्नड बाय दी रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री, डजेंट मैटर वो इंडिया में रह रहे हैं या इंडिया के बाहर रह रहे हैं। और इसीलिए इंडिया में जो रहने वाले हैं इंडिया के जो बाहर रहने वाले हैं उनकी इनकम को हम प्लस कर देते हैं, जबकि इंडिया में जो नॉन रेजिडेंट्स रह रहे हैं उनकी इनकम को हम डिडक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास फाइनली नेशनल इनकम अर्नड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री आ जाती है विद इन द इंडिया और आउटसाइड द इंडिया। अब इसके साथ हमें 3 टॉपिक्स को रिकॉल करना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 3 टॉपिक्स हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नेशनल इनकम कैलकुलेशन। थोड़ा इसको ब्रीफली ले लेते हैं ताकि हमें याद रहे कि हमें किस तरीके से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है। पहला जो हमने किया था दैट इज ग्रॉस एंड नेट। ग्रॉस से यदि नेट को कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन को डिडक्ट करना पड़ेगा। दूसरी तरफ यदि नेट से ग्रॉस को कैलकुलेट करना है तो डेप्रिसिएशन को प्लस करेंगे। पहला वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, यानी कि यदि मुझे मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट को कैलकुलेट करना है तो मैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या कर दूंगी, माइनस कर दूंगी। दूसरी तरफ फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस कर दिया जाता है, क्योंकि मार्केट प्राइस या MRP इज इंक्लूसिव ऑफ ऑल द टैक्सेस। फिर थर्ड जो कॉन्सेप्ट आता है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट या डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल प्रोडक्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, NFIA को प्लस कर रहे हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस कर रहे हैं। ये शो करता है कि डिफरेंस बिटवीन द इनकम अर्न्ड बाय आवर रेजिडेंट्स लिविंग अब्रॉड एंड द इनकम पेड टू द रेजिडेंट्स ऑफ अदर कंट्री लिविंग इन इंडिया। फिर जो है नेशनल प्रोडक्ट से यदि मुझे डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैलकुलेट करना हो तो मैं क्या करूंगी, NFIA को यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस कर दूंगी, तो मुझे पता चल जाएगा इनकम जनरेटेड बाय द रेजिडेंट्स एज वेल एज नॉन रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। तो जो ये 3 टॉपिक्स आपको मैं शो कर रही हूँ, दीज 3 टॉपिक्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ नेशनल इनकम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक आप इन्हें नहीं कर पाएंगे दीज हैव टू बी रिकॉल्ड वाइल डूइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। जब आप नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट करेंगे तो इन टॉपिक्स को आपको ज़रूर करना है। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट कि नेशनल इनकम को हमेशा फैक्टर कॉस्ट पर ही कैलकुलेट किया जाता है, मार्केट प्राइस पे नहीं किया जाता, क्योंकि मार्केट प्राइस इज inclusive of the taxes and taxes are unearned income, जबकि नेशनल इनकम जो है वो हमेशा अर्नड फॉर्म में होती है। और अर्नड फॉर्म की बात करते हैं तो हम टैक्सेस को और सब्सिडीज़ को यहाँ पर क्या कर चुके होते हैं, माइनस कर चुके होते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमें बहुत ज़रूरी है रिकॉल करना जब हम नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट करेंगे। इसके अलावा जो सबसे बेसिक है नेशनल इनकम में वो होता है GDP-MP, जो हमने बहुत बार सुना है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड एट मार्केट प्राइस या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम लोग सुनते हैं। नेशनल इनकम को हम NNPFC से डिनोट करते हैं। इट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट।
जिसे करने के लिए हमें 3 मेथड्स आते हैं, आउटपुट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, जिससे हम अपने नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियोस में करेंगे। और साथ साथ हम ये देखेंगे कि नेशनल इनकम जो है वो किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है।